Dear students, welcome back. Yes, this video is on Haryana Teachers Eligibility Test HTET 2023 पेपर और ये भेजा है राकेश गैथर ने, मेरे स्टूडेंट ने। बहुत बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर इसको बनाइए, ये पेपर थोड़ा टफ है। यस, ये डेफिनेटली एक टफ पेपर है, लेकिन आपको बहुत सारे नॉलेज दे सकता है यदि आप पेशेंस रखें तो चलिए एनालाइज करते हैं हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET 2023 पेपर। लेट अस बिगिन। से पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आप में से कई सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट जो साइकिल है जून उसकी कब शुरू होगी मॉक टेस्ट सीरीज। मुझे नहीं पता, पहले तो ये पेपर आ जाने दीजिए, इसको मैं एक बार देखना चाहता हूँ और फिर थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और मे बी सम टाइम इन फरवरी वी मे स्टार्ट। यदि आप इसको ज्वाइन करने को इच्छुक हैं तो प्लीज आप मेल करें, मुझे पता चलना चाहिए कितने मेरे स्टूडेंट इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये जो बुक है ये तो आप लोगों ने इसको पॉपुलर बनाया है क्योंकि ये एग्जाम के लिए बेस्ट रिसोर्सेज हैं। इसकी जो लिंक है डायरेक्ट इसको क्लिक करके आप amazon.in पे इसको परचेज कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई स्टूडेंट परेशान होते हैं, वो मोबाइल ऐप पे इन बुक को खरीदना चाहते हैं, मोबाइल ऐप पे बंद कर दिया अमेजन ने। अब उनकी कोई प्रॉब्लम है, दैट इज अनदर इशू। ये जो है वेब से आपको सर्च करना पड़ेगा, इंटरनेट पे amazon.in के साइट पे जा करके, जो कि हम लोग कम करते हैं, हम लोग मोबाइल ऐप से खरीदते हैं। मोबाइल ऐप से आप किंडल ई बुक नहीं परचेज कर सकते हैं, आपको वेब पे जाना होगा और वहां पे जाकर के बाय ऑप्शन आपको दिखता है। एक तो ये आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात जो स्टूडेंट को परेशान करती है कि जब मैं किंडल ई बुक खरीदता हूं तो वो कब मुझे डिलीवर होगी। आपको पता होना चाहिए कि किंडल ई बुक जो है कोई डिलीवरी नहीं होती है। जैसे ही आप परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं, बुक जो है आपके किंडल लाइब्रेरी में डाउनलोडेड हो जाती है। किंडल लाइब्रेरी को आप कैसे एक्सेस करते हैं? वेब पे किंडल रीडिंग ऐप फ्री है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल पे कर सकते हैं, टैबलेट पे कर सकते हैं, लैपटॉप पे, कहीं भी। और वहां पे जब आप किंडल की ऐप में जा करके लाइब्रेरी को डबल क्लिक करेंगे तो वहां आपको अपनी बुक दिखेगी, उसको क्लिक कीजिए और पढ़िए। दैट इज ए ऑनलाइन रीडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन है। आपको पता है पॉल साइंस एलपीजे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, 100% ऑनलाइन। इसकी बुक्स भी ऑनलाइन है, इसके क्लासेस ऑनलाइन है, इसके टेस्ट सीरीज ऑनलाइन है, फाउंडेशनल जो बैच है, लेक्चर्स है, ऑनलाइन है। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको कि एक स्टैब्लिश करने की कि प्योर ऑनलाइन जो पूरा प्लेटफॉर्म कैसे जो है मैनेज हो सकता है, जिसमें कि स्टूडेंट पूरे इंडिया के कहीं से भी जुड़ सकते हैं, अपने कन्वीनियंट प्लेसेस से, अपने होम से, अपने गांव से, और एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। इसका एक छोटा सा प्रयास है। जैसा मैं हर पेपर में करता हूं कि ओवरव्यू जो इस पूरे 50 क्वेश्चन इसमें है, पेपर टफ है। सेटर ने बहुत मेहनत की है, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा मैं पढ़ूंगा भी नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और इन्होंने बहुत जगह से कठिन कठिन जो है फैक्ट लिए हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिए हैं। फैक्चुअली है ज्यादा पेपर। इसमें ये कहीं कहीं फाल्टर भी किए हैं। 3 क्वेश्चन इनसे थोड़ी मेरे अनुसार से जो है ऑप्शन में गलत वलत कुछ हो गई है, लेकिन इनके इंटेंशन पे आप बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर सकते। इनका इंटेंशन है एक बेहद अच्छा पेपर, टफ पेपर सेट करने का। मैंने भी इसमें काफी मेहनत की है, कई घंटे इसमें गए हैं, मैंने रिसर्च किया है, आपको बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन देने। मुझे बताया गया है राकेश गैथर के द्वारा कि इसकी 14 जनवरी को इसकी पेपर है, इस साल की 2026 की। उसमें आपको कुछ फायदा हो पाए, ये मेरा प्रयास है और भी एग्जाम में। इसलिए मैंने आगे बढ़ के काफी सारे बॉक्सेज, इस जो ये जो बॉक्सेज हैं इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैंने दिए हैं आगे के एग्जाम के लिए रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस। सो लेट अस बिगिन। 91 नंबर से ये कहानी शुरू होती है और देखिए क्वेश्चन: आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम अंडर द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के बारे में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लेवल 2 या लेवल 3 क्वेश्चन है। अब इसमें पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जरा सा यहाँ पे पढ़िए, यहाँ आइए जरा। दिस फर्स्ट स्टेटमेंट: द ट्रेडिंग सिस्टम शुड बी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये बिल्कुल सही है। हाउएवर अंडर द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस द नेशनल ट्रीटमेंट शुड नॉट बी ग्रांटेड। ये गलत है, शुड बी ग्रांटेड। मोस्ट फेवर्ड नेशन जो प्रिंसिपल है वो ये है कि यदि आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं तो आप जो है जो भी अपने डोमेस्टिक
जो ट्रेडिंग कंपनी है उसको जो जिस तरह से आप ट्रीटमेंट देते हैं वैसे ही फॉरेन को देंगे, दोनों में डिफरेंस नहीं करेंगे। इसको नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल कहा जाता है। और दूसरा प्रिंसिपल जो है एमएफएन प्रिंसिपल, जो उसका मेन प्रिंसिपल है। ये दो पिलर पे जो है डब्ल्यूटीओ बेस्ड है। इसीलिए ये कहना कि नॉट बी ग्रांटेड ये गलत है। बाकी ये तीन सही है, इसको पढ़ लीजिएगा, बिना पढ़े आप आगे मत बढ़िएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन आप डी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट बी ग्रांटेड से इसने इसको इजी भी कर दिया एक तरीके से, यदि आप अपना ब्रेन सेल कूल रखें तो। इंडिया हैज नॉट बीन ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको आज बहुत परेशान कर सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने G15 का नाम तक नहीं सुना होगा। इतनी ज्यादा मैंने पेपर एनालाइज किया, मैंने अभी तक G15 नहीं देखा था। लेकिन G15 भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। ये एस्टेब्लिश होता है 1989 में। नाइन्थ नॉन अलाइंड मूवमेंट जो नाम की जो समिट होती है बेलग्रेड में, फर्स्ट भी बेलग्रेड में हुई थी, वहां पे हुआ था। ये बेसिकली साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए डेवलप्ड कंट्री के साथ में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं उनको प्रश्रय मिले, इसके लिए ये ग्रुप अब पता नहीं कितना काम करता है, लेकिन इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको शॉर्ट में एडीबी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है फॉर डेवलपमेंट इन एशिया। इसमें जो है 31 मेंबर हैं। आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इंडिया और जापान जो है इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है। तो ये फाउंडिंग मेंबर्स है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, पहले इसको ब्रिक बैंक कहते थे, ब्रिक्स की बैंक थी, अब उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इंडिया उसके फाउंडर मेंबर है। इंडिया के आप नेम देख लीजिएगा, मिस्टर कामत या कोई थे जो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है चेयरपर्सन भी रहे हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, तो एक ही बच जाता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसका कि इंडिया नहीं हो सकता क्योंकि इन तीनों का है। यदि ये क्वेश्चन सही है तो अपने आप में ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पढ़ लीजिएगा, इंडिया जो है इसका मेंबर जरूर है IRENA का, लेकिन फाउंडिंग मेंबर नहीं है। वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको नॉलेज देता है। 93 देखिए, विच कंट्री चेयर द काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल when the Delhi Declaration was adopted on countering the use of new and emerging technologies for terrorist purpose in 2022। ये क्वेश्चन आपको खुद ही हिंट दे देता है। यदि दिल्ली डिक्लेरेशन हुई है और इंडिया यदि ऑप्शन में है, तो इंडिया ही मोस्ट प्रोबेबली इसका चेयर होगा, तभी तो दिल्ली में ये बैठक हुई होगी। और सही ऑप्शन ये है। तो केवल आपको कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब इस यहाँ पढ़ लीजिएगा इसके बारे में और इंफॉर्मेशन। ये आगे के एग्जाम के लिए करंटली अल्जीरिया जो है वो चेयर कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी को, और पाकिस्तान उसका वाइस चेयर है। ये भी इंडिया ने इस पे थोड़ी ऑब्जेक्शन भी जाहिर की थी, लेकिन अजीब सी हालत है कि पाकिस्तान जो खुद एक टेररिस्ट स्टेट जैसा है, उसको जो है एंटी टेरर कमेटी का वाइस चेयर बनाया गया। अल्जीरिया जो है वो अभी चेयर है। तो ये आगे के एग्जाम के लिए आपको यूज हो सकता है। 94 देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर टू द सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें ये सभी स्टेटमेंट सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कुछ छुपे हुए जो आपको जानना चाहिए। यहाँ पे आके इन्होंने गलती की है, लेकिन ये गलती पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10, आप जानते हैं 5 जो है P5 परमानेंट मेंबर है। ये 10 1965 से जो है जुड़े हैं। पहले तो 11 मेंबर होते थे, अब 15 मेंबर हो गए हैं। ये रीजनल बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन किस रीजन को कितनी सीट है ये कौन याद रखता है, बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे देखिए, जैसे अफ्रीका के लिए 3 है, 2 एशिया पैसिफिक, 1 ईस्टर्न यूरोपियन, 2 लैटिन अमेरिकन, और कैरेबियन के लिए 2 वेस्टर्न यूरोपियन अदर। अब यहाँ इन्होंने गलती किया है कि रीजनल सीट्स जो है 4 अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट, तो यहीं पे गलत हो जाता है, बाकी भी इन्होंने गलत किया है। लेकिन ये पकड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए अगेन ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। The Sustainable Development Goal was adopted at the UN Sustainable Development Summit in 2015। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। Which one of the following agreement was not adopted in the same year related to sustainable development? अब ये कह रहा है कि 2015 में और कौन-कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे अडॉप्ट हुए थे। वी ऑल नो कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो है 2015 में किया था, ये तो बहुत नोन है। लेकिन अब बाकी कुछ भी ज्यादा नोन नहीं है। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपने पहली बार इसका नाम सुना होगा, ये भी 2015 में अडॉप्ट हुआ था, पढ़ लीजिए इसके बारे में। अदीस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। एक्शन एजेंडा ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ये भी जो है 2015 में अडॉप्ट हुआ था, पढ़ लीजिए इसके बारे में। लेकिन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये जोहानसबर्ग में होता है 2002 में, तो ये ऑड वन आउट है। लेकिन अगेन ये वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन सब का
कुछ तो आप गेस करके जवाब दे सकते हैं, कुछ बहुत खोज के, कुछ कॉमन सेंस से दे सकते हैं, बिना जाने हुए भी। ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन डूएबल नहीं है, लेकिन ये आगे आगे के एग्जाम के लिए आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। Which of the following statement is incorrect regarding the governing council of नीति आयोग? ये भी डिफिकल्ट है, लेकिन यदि आप न्यूज पढ़ते हैं, करंट इवेंट पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि अभी हाल में गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी। अभी हाल में, पिछले 1-2 महीने पहले मोदी जी ने उसको चेयर किया था। यदि आप ये बात जानते हैं, मैंने अपने शायद करंट अफेयर वीडियो में चर्चा भी किया होगा, तो यहाँ पे ये लिख देना कि द लेटेस्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 2021। यदि ये चीज से आपको निकल जाना चाहिए कि नहीं, ये तो अभी तो हाल में मीटिंग हुई है, तो ये गलत होगा, और एक ही स्टेटमेंट आपको गलत साबित करना है, तो एक मिल गया। इसका मतलब है कि इसके जो कंपोजिशन है वो क्या है, पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या उसका काम है, और ये सब इंफॉर्मेशन सब सही होगी। अब ये जो है लेटेस्ट जो बैठक हुई है, ये 10 मई 2025 को हुई है। 10th मीटिंग जो गवर्निंग काउंसिल की हुई है, उसमें थीम अडॉप्ट किया गया, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। किसी क्वेश्चन में ये आपको थीम भी पूछा सकता है, लेटेस्ट गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का, नीति आयोग का। फॉलोइंग आर बुक्स एंड ऑथर, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? ये क्वेश्चन इसलिए आसान है यदि आप वाइड रेंजिंग पीवाई क्यूए या बिग बुक्स ऑथर जानते हैं, कि रॉबर्ट कॉक्स के साथ में जैसे ही आप एनार्किकल सोसाइटी को मिलाएंगे, द एनार्किकल सोसाइटी इज अ वेरी फेमस बुक। ये हेडली बुल की बुक है, जो कि इंग्लिश स्कूल के वन ऑफ द फाउंडर थिंकर हैं। तो ये जैसे ही आप रॉबर्ट कॉक्स के साथ उसको मिलाते हैं, तो ये सब आपको बहुत डिफिकल्ट है जानना, लेकिन आपको उसे जानने की जरूरत भी नहीं है। ये आपको इनकरेक्ट मिल जाता है, और इसके चलते ये सॉल्व हो जाता है। रॉबर्ट कॉक्स इज नोन फॉर हिज बुक प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर। ये एक क्रिटिकल थिंकर है इंटरनेशनल रिलेशन में, जो जो इंटरनेशनल रिलेशन नियो मार्क्सिस्ट भी कह सकते हैं, जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है उसको क्रिटिकल वे में एनालाइज करते हैं। तो ये बुक भी स्टूडेंट याद रखते हैं, और ये बुक भी एनार्किकल सोसाइटी भी याद रखते हैं। इसके चलते ये क्वेश्चन आसान बन गया है। लेकिन चूंकि आपको ये मिल गया है तीन करेक्ट, तो डेविड हेल्ड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, एल वेज का द मिथ ऑफ पावरलेस स्टेट, एंड विलियम्स का फेल्ड इमेजिनेशन, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द 20th सेंचुरी, सबको याद कर सकते हैं आप थोड़ी बहुत। As regard the pluralist theory of sovereignty, which one of the following statement is incorrect? अब यहाँ पहला ही स्टेटमेंट जो है, एडी लिंड्सडे, लिंड्स लिंडसे एंड गेरके आर रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लूरलिज्म इन मॉडर्न टाइम। ये आपको देख के लगेगा कि ये थिंकर तो आपने गौर से पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, तो ये कैसे प्लूरलिज्म के फादर हो गए? वी ऑल नो कि प्लूरलिज्म के बहुत बड़े थिंकर जो है, हैरोल्ड लास्की हैं, जीडीएच कोल हैं, आर एम मैकलिबर हैं, रॉबर्ट टैल हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन लिंडसे और गिल को इस तरह से हम लोग नहीं जानते। इसका मतलब ये गलत होगा, यही गलत है। यदि आप फादर ही लें कि फादर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब तो वो हेरोल्ड लास्की माने जाते हैं, जीडीएच कोल भी उनके साथ में। प्लूरलिज्म का मतलब ये है कि जो इसमें यहाँ पे दिया हुआ भी है, कि बेसिकली वो ये बिलीव करता है कि स्टेट ही केवल एक प्राइम इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें सब समाहित है, वही केवल सॉवरन नहीं है। जो समाज जो होता है उसमें बहुत सारे और एसोसिएशन, ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मेनी अदर एसोसिएशंस होते हैं, जिसके कि मेंबर इंडिविजुअल होते हैं, उससे समाज चलता है। और इन सभी एसोसिएशन या ग्रुप्स के बीच में एक तरह से स्टेट मेडिएट करता है, वन ऑफ द बिग एसोसिएशन के तौर पे। सो इट इज वन ऑफ द एसोसिएशन, और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, और वन अमंग दोज एसोसिएशंस। तो यही प्लूरलिज्म है, मतलब ये जो एकाधिकार जो सोवरेनिटी पर स्टेट का होता है, उसको भी ये नकारती है। इसके अनुसार सोवरेनिटी जो है इन ग्रुप्स एसोसिएशन में बिखरी हुई रहती है। लेकिन ये जो लिंडसे एंड गिर्क ने भी काम किया है प्लूरलिज्म पे। लिंडसे की जो बुक है, द इसेंशियल्स ऑफ डेमोक्रेसी 1929 एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, इन दोनों को याद कर लीजिए, आगे एग्जाम में कहीं आपको यूज हो जाए। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन में करना है, ये था कि कंट्री और कब उन्होंने अपने वुमेन को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया, मतलब वुमेन को कब फ्रेंचाइज दिया फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन इसलिए आसान बन गया कि ये स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के अच्छी तरह याद रखते हैं कि यूरोप में सबसे लास्ट में 1971 में स्विट्जरलैंड ने दिया। ये बहुत जान के आश्चर्य भी होता है कि इतना प्रोग्रेसिव स्टेट, उसने अपने वुमेन को 1971 तक नहीं दिया था वोटिंग का राइट। यदि ये आप जानते हैं, जैसे मैं जानता हूं, तो बी का वन और बी का वन केवल एक में है, और इससे ये हो जाता है क्रैक। बाकी सब आप मैच करके ही आगे बढ़िएगा।
क्योंकि यहाँ यूएसए नहीं है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यूएसए ने एक लंबे वुमेन सफरेज मूवमेंट के बाद एक 19th अमेंडमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1920 में, और उसने वोटिंग राइट दिया। तो आप देख सकते हैं कि 1920 में यूएसए देता है, और बाकी भी जो यूरोपियन कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, सब 1902, 1945, 1928 मैचिंग से देख लीजिए कब किसने दिया है। लेकिन स्विट्जरलैंड यदि आप याद रखते हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन क्रैक हो गया, वैसे और भी क्वेश्चन क्रैक होंगे, और इसको भी याद रखना है आपको। 19th अमेंडमेंट 1920 यूएसए। यहाँ पे जो है, ये तो इतना अकवर्ड क्वेश्चन है कि मैंने इसको सीधा दे दिया है। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है प्राइवेट मेंबर बिल और कब जो है वो पास हुआ है, वो मैच करना है आपको। अब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, आई डोंट थिंक कि कोई स्टूडेंट इसको याद रखेगा। तो यहाँ पे सीधा मैंने मैच कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आगे तो ऐसे पूछा नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि अब तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो अभी तक इनेक्ट हुए हैं और पास हुए हैं, और सबसे जो लास्ट में हुई है वो है सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन। 1968 बिल थी जो 1970 में पास होती है, वो यहाँ पे है। यदि आप इस इंफॉर्मेशन को जानते कि 14 केवल पास हुए हैं, जबकि करीब 100 के आसपास या उससे भी अधिक प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किए गए हैं पार्लियामेंट में, 14 केवल पास हुए हैं, उसमें से लास्ट जो है 1970 में। यदि आपको ये पता होता तो आप 4 का डी मारते, और इससे आप 50-50 तो गेम खेल ही लेते। ये दो को तो आप ओमिट कर देते, बाकी आप अंदाज लगा सकते थे। दूसरी जो इंफॉर्मेशन आगे के एग्जाम के लिए कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होते हैं जो कोई मिनिस्टर जो गवर्नमेंट में है उसके द्वारा वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, बस इतना ही है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में बीजेपी और उसकी कोलिशन पार्टनर मिलकर रूल कर रहे हैं सेंटर पे, तो कोई यदि बीजेपी का लीडर जो है वो पार्लियामेंट में यदि एमपी है, वो मिनिस्टर नहीं है लेकिन एमपी है, और यदि वो कोई बिल को आगे लाता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे। ये नहीं समझना चाहिए कि वो बीजेपी जो कि गवर्निंग पार्टी के मेंबर हैं, यदि वो ला रहे हैं तो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं है। केवल इतनी ही इसमें बाध्यता है कि वो जो एमपी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस बिल को, वो गवर्नमेंट में नहीं होने चाहिए, मतलब मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्यों प्राइवेट मेंबर बिल कई बार पार्टी अपने नेता से लाती है, मिनिस्टर से नहीं? क्योंकि यदि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है तो उसमें गवर्नमेंट सीधा सीधा जो है वो सामने नहीं आती है, अपने किसी मेंबर के थ्रू जो है वो उस बिल को लाने की कोशिश करती है। Which of the following articles of the Constitution of India is related to the concept nemo det bis vexeri? अब ये तो आप यदि जानते हैं तो जानते हैं, ये सब लैटिन फ्रेज है, बहुत सारे कानूनी। नेमो डेट बिस वेक्सरी का मतलब ये होता है कि नो वन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। जैसे ही आपको ये इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट कर दे तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट जान जाएंगे कि आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो आर्टिकल 22 डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग, और आगे के लिए भी आपको यूज हो सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि देयर इज ए सुप्रीम लॉ, चाहे लिखित हो चाहे वो कन्वेंशन में हो, जिसके अनुसार से गवर्नमेंट चलती है। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इट इज अ बॉडी ऑफ रूल्स इंश्योरिंग फेयर प्ले, दस रेंडरिंग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, उसको खूंटे से बांधा जाता है। गवर्नमेंट आर्बिट्ररी एक्ट नहीं कर सकती, तो सही है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज साइना कुआ नन। साइना कुआ नन मतलब कि मस्ट होना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इंग्लैंड का पता है लगभग रिटन वहां पे नहीं है, इसलिए ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हैव टेकन प्लेस सो फार? हु नोस? पहले तो इसमें ये जानिए आगे के एग्जाम के लिए कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल नेहरू जी ने स्टैब्लिश किया था 1961 में। इसकी पहली बैठक जो है जून 1962 में होती है। अभी तक 16 मीटिंग हो चुकी है। वेरी डिफिकल्ट टू नो लास्ट मीटिंग जो है इसकी बहुत पहले 2013 में, उसके बाद समझिए कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये भी अजीब बात है कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की बैठक पिछले 11-12 सालों में नहीं हुई है। In which of the following cases the Supreme Court applied the precautionary principle to anticipate, prevent and attack the cause of environmental degradation? इसको यदि आप जान लें तो आगे के एग्जाम के लिए यूज होगा।
प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि भाई अभी नुकसान इन्वायरमेंट को है कि नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है तो हम ये नहीं होने देंगे। ये एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने ताज को जो है बचाने के लिए, क्योंकि वहां बहुत सारे फैक्ट्री थे जिससे जो धुआं निकलता था, वो इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा कि वो ताज को जो है पूरा मलिन कर देगा। तो उस पे जो साइंटिफिक वे में कहा गया कि नहीं अभी तो कोई मलिन हुआ नहीं है, लेकिन कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अपनाते हुए कहा हो सकता है फ्यूचर में हो, और उसको बंद कर दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस दिखता है जो ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्राइन को लेके आता है। मतलब जो कानून या पॉलिसी अपने आप में सब्सटेंटिवली जो है वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। केवल फेयर प्रोसीजर एज एस्टेब्लिश बाय लॉ से काम नहीं चलेगा। बहुत अंदर तक कोर्ट घुस करके देखती है कि लॉ अपने आप में जस्ट या फेयर है या नहीं। केशवानंदा भारती तो वी ऑल नो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। Who among the following sought to distinguish civil society from the state based on the principle concept of universal egoism and universal altruism? Universal egoism मतलब कि the side of civil society, universal altruism is the side of state. तो ये हेगल ने किया था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही रेयर क्वेश्चन इसमें है जो इजी है, ये सब क्वेश्चन मीडियम टाइप की है। तो डिफिकल्ट से इजी की तरफ ये जा रहा है जैसे से पेपर आगे बढ़ रही है। Under which article of the United Nations Charter Security Council is authorized to use sanctions to impose measures not involving the use of armed force? Again ये बहुत ही डिफिकल्ट है आर्टिकल, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्टिकल और चैप्टर्स एक बार यूएन के ब्राउज कर लीजिए, 2-3 बार ब्राउज करने से आपको ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे। Identify incorrect statement related to the South Asian Association of Regional Cooperation, SARC। तो इंडिया तो फाउंडिंग मेंबर है ही। अफगानिस्तान ज्वाइंड सार्क इन 2007। आउट ऑफ द 18 सार्क समिट हेल्ड सो फार इंडिया हैज होस्टेड 3। तो चलो ये सब आगे देखिए, ये गलत है क्योंकि 19 सार्क समिट वाज सपोज टू बी हेल्ड इन ढाका एंड देन गॉट कैंसिल ड्यू टू द टेरर अटैक इन उरी। लेकिन ये जो है 19 सार्क समिट ढाका में होना नहीं था, इस्लामाबाद में होना था। उरी अटैक के चलते ये हुआ था पोस्टपोन कैंसिल। उसके बाद कभी कोई सार्क की बैठक हुई नहीं, एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन ये ढाका में नहीं होके इस्लामाबाद में होना था, इसलिए ये गलत है। बाकी 3 इसमें सही है। इसका मतलब इंडिया ने 3 बार इसको होस्ट किया है, सेकेंड, एट्थ और 14th। इसको बिल्कुल रख लीजिए। 108 क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी। अब यहाँ आप पढ़ लीजिएगा, सब सब सही है और इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। लेकिन ये कि इंडिया कंसिडर द कंस्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन टू कंसिडर मैटर रिलेटेड टू किशन गंगा एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल उल्टा है। इंडिया बेसिकली इसमें कहानी ये है कि किशन गंगा और रैटल जो है इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रही है। पाकिस्तान ने इसको ऑब्जेक्ट किया है। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ही परमानेंट जो है कमीशन है जो इस तरह के झगड़े का निपटारा कर सकती है। एक्सपर्ट के पास में इसको भेजा गया, वो भी एज पर इंडस वाटर ट्रीटी था। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान इस मैटर को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके चला गया, जिसको इंडिया ने अपोज किया कि ये एज पर जो एज पर इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है। वही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि इंडिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नो, इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये बहुत नोन करंट अफेयर का फैक्ट है, इसके चलते ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। इसको जरा सा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 109. In which of the following it was proclaimed that all human born free and equal in dignity and right? ये क्वेश्चन इसलिए आसान है कि आप इसका गेस कर सकते हैं कि इस टाइप की बात यूडीएचआर में ही होगी, और यही है। और इसका जो फुल है वो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, they are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Article 1 UDHR, Universal Declaration Human Rights. इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 में अडॉप्ट होती है, 76 में लागू होती है। और ये जो है ये भी 1966 में इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट की कन्वेंशन जो है कोवेनेंट साइन होती है, 1976 में लागू होती है। वियना डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट पे, यहाँ मैंने दे दिया है। इसको फुल फॉर्म है इसका, वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन adopted in 1993 यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट। तो ये भी डेट पूछा जाता है, कब हुआ था यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट, कहाँ पे हुआ था, लाइक दैट। ये क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, क्योंकि ये कोई भी मैच नहीं होता है। ये एक तरह गलत है, क्योंकि यूनेस्को की जो यूनेस्को की हेडक्वार्टर पेरिस है, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी लंदन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का बर्न है, और ये तो रोम बच जाता है। ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं इसमें ये चारों सही मैच हो।
ये इन्होंने वन ऑफ द थ्री एरर जो मैंने देखा है वो एक एरर ये है। अंडर 10 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें आप ये देखेंगे तो ये इनकरेक्ट है। फोर्थ, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ तो सही है। एंड दे हैव द टेन्योर ऑफ 5 ईयर, नो दे हैव टेन्योर ऑफ 6 ईयर, जस्ट लाइक CAG एंड अदर्स के जैसा है ये, अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, नो 65 ईयर्स तक है। तो ये दो गलत है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए इसके चलते, बाकी ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक बात और सही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी जो गलत हो जाता है, ये भी गलत है। द मल्टी मेंबर कमीशन हैज बीन इन ऑपरेशन सिंस 1990, ऐसा नहीं है। थोड़े दिन के लिए ही 1990 में हुआ था, बाद में फिर सिंगल मेंबर हो गया, और 1993 में जब सेशन थे तब से ये 3 मेंबर हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी गलत है। ओके, ये क्वेश्चन सही है, मैं ही गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। और परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टैब्लिश इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 25 जनवरी 1950, नो, ये 1952 से बहुत पहले ही जो है ये इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, तभी तो इसने 1952 का इलेक्शन करवाया। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन इस काफी पहले, मुझे लग रहा है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आई है रोशनी में 26 नवंबर 1949, तभी से इलेक्शन कमीशन काम करना शुरू कर देता है, इसलिए ये भी गलत है। तो केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही है, श्रीमती रामा देवी इज द ओनली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है, एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी 3 स्टेटमेंट गलत है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सर्टेन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। जहां ऑल हो वहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इतना लंबा लंबा है, लेकिन इसमें से मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। द ओपिनियन ऑफ द कमीशन इन ऑल सच मैटर इज बाइंडिंग, ये दो को पढ़ता हूं मैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बेसिकली आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है, आगे के स्लाइड में मैंने आपको डिस्कस भी किया है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन ऑल्सो हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। ये सही है, चलिए आगे देखेंगे इसको। और इसमें अगले आर्टिकल में 103 में ये लिखा हुआ है कि ये जो आर्टिकल 102 में जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो प्रेसिडेंट को पावर होगा, लेकिन प्रेसिडेंट ओपिनियन लेगा इलेक्शन कमीशन का, जो ऑलमोस्ट बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। वही ये कह रहा है, द ओपिनियन ऑफ द कमीशन इन ऑल सच मैटर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एज द केस में बी ऑन गवर्नर टू हुम सच ओपिनियन इज रेंडर्ड। ये दोनों तो बिल्कुल सही है, इसको तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, इसलिए ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यहाँ पे आइए, मैं थोड़ा आपको हम लोग नॉलेज लेते हैं। 102 में ये कहा गया है कि यदि कोई मेंबर जो है लेजिस्लेचर के, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, वो 4 ग्राउंड पे जो उनको डिस्क्वालीफाई किया सकता है। या तो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि आप कोई सैलरीड एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं कहीं पे, तो आप नहीं MP रह सकते, MLA रह सकते। या आप पागल हो गए हैं, अनसाउंड माइंड के हैं मेडिकली, या आप जो है दिवालिया घोषित हो गए हैं, या आपने सिटीजनशिप इंडिया का छोड़ दिया है। इन 4 केसेस में आपको जो है हटाया जा सकता है, लेकिन ये हटाने का पावर प्रेसिडेंट को है, ये कहा गया है। लेकिन प्रेसिडेंट हटाने से पहले जो है वो ओपिनियन लेंगे इलेक्शन कमीशन का। एंड देखो क्या लिखा हुआ, बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन एनी सच क्वेश्चन द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। डियर स्टूडेंट, गौर कीजिए, जहां भी वर्ड शैल आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां इसका मतलब है कि बिल्कुल बाइंडिंग है। मतलब इसका कहने का मतलब हिंदी में कि प्रेसिडेंट को बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे ही जो है डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला लेना पड़ेगा, शैल। अब यहाँ गौर कीजिए, इसके बदले यदि विल होता तो इसका मतलब था कि प्रेसिडेंट मान भी सकते हैं, नहीं भी। मे होता, इसका मतलब बिल्कुल बहुत ही प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशन है, चाहे वो माने ना माने। तो मे एकदम हल्का, विल थोड़ा सा आपको बांधता है, शैल बिल्कुल आपके हाथ पांव को बांध देता है। चूंकि यहाँ शैल है, इसीलिए जो क्वेश्चन में था कि बाइंडिंग है एडवाइस, वो बिल्कुल सही है। द स्टेट हैज नो फाइनलिटी, can have no perfect form. The state is an instrument of social man. ये किसने कहा है? अब इस टाइप की बात को कि ये किसने कहा है, ये ऑलवेज बहुत डिफिकल्ट होता है। तो चलिए जान लीजिए कि ये एक वेरी फेमस प्लूरलिस्ट थिंकर RM मैक्लिवर ने कहा है, जिन्होंने कहा था स्टेट इज वन एसोसिएशन अमॉन्ग मेनी एसोसिएशन।
इन्होंने एक फेमस बुक लिखा है द मॉडर्न स्टेट, ये याद कर लीजिए। उसमें ये लिखते हैं द स्टेट हैज नो फाइनलिटी। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि स्टेट ने जो कह दिया वही फाइनल है, ये कोई फाइनल ना तो अथॉरिटी है ना इंस्टीट्यूशन है। कैन हैव नो परफेक्टेड फॉर्म, कोई परफेक्ट फॉर्म नहीं है। व्हाट वी नेम डेमोक्रेसी इज ए बिगनिंग एंड नॉट एन एंड। द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल मैन। तो ये स्टेटमेंट भी काफी अच्छा है, याद भी रख सकते हैं। द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कब कंस्टिट्यूट किया गया? वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये 29 अप्रैल 1997 को किया गया ये कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, 11th लोकसभा। Which one of the following statement does not define the liberal perspective of politics? इजी, क्योंकि जब चारों को आप पढ़ेंगे तो यहाँ आप आएंगे तो आप चौंकेंगे कि ये सुपर स्ट्रक्चर की कौन बात करता है लिबरल में। ये तो मार्क्सिस्ट है। द सी पॉलिटिक्स बीइंग पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, मार्क्सिस्ट थॉट। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, स्टेट पॉलिटी लॉ एंड ऑल इज सुपर स्ट्रक्चर एंड ए कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी बिल्कुल इस तरह की बात मार्क्सिस्ट करेंगे, ये कभी लिबरल नहीं करेंगे। तो इजी। ये भी आसान है, ये इन्होंने तो एक तरह का रिसर्च से पूछा है, ऑब्जर्वेशन जनरलाइजेशन एंड ऑल। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि इट इज मतलब जो आप सेंस एक्सपीरियंस से जो ऑब्जर्व करते हैं। तो ए का टू होगा, रिलाइज ऑन सेंस एक्सपीरियंस, जैसे अच्छा कोई यहाँ है ही नहीं। तो ए का टू तो 50-50 गेम तो ऐसे ही आपने खेल लिया। और उसके बाद आप देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन जो है तो क्या होगा, गिविंग रीजंस फॉर द जनरल रूल। इसी को तो आप मतलब एक्सप्लेन का मतलब ही होता है कि आप रीजन देते हैं। तो सी का 4 और सी का 4 यहाँ पे है, इससे ये जो है क्रैक हो जाता है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा, आप इसको मैच कर सकते हैं कई तरीके से। द आइडिया ऑफ द रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि बेस है मार्क्सिस्ट थॉट में, सुपर स्ट्रक्चर है स्टेट लॉ, ये सब जो है सुपर स्ट्रक्चर में होता है। तो लेकिन स्टेट ऐसा नहीं है कि 100% उसके हाथ पांव जो है बेस से बंधे होते हैं या डिटरमिन होते हैं, उसको कुछ थोड़ी बहुत तो ऑटोनॉमी मिलती है। खास करके तब तब जबकि जो बॉर्जोइज क्लास होता है उसमें खुद ही फैक्शन होता है, तो वहां पे स्टेट को थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है प्ले आउट करने का। मार्क्स ऐसा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट फ्रॉम द बेस। ये बात उन्होंने किस बुक में कही है? ये क्वेश्चन है डिफिकल्ट लेकिन इंटरेस्टिंग कि इन्होंने 18th ब्रोमरे ऑफ लुई बोनापार्ट में कहा है। आगे के लिए आपको बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। जो उनकी कॉन्सेप्ट है मार्क्स की एलिनेशन का, एलिनेशन मतलब कि कैसे जो है एक वर्कर अपने ही प्रोडक्ट से एलिनिएट हो जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है, वो अपने फिलो वर्कर से अपने ह्यूमन बीइंग तक से हो जाता है, वो इन्होंने इस बुक में दिया है। Which of the following concept is not associated with Rawls theory of justice? ये सब आसान क्वेश्चन है। ओरिजिनल पोजीशन, मैक्सिमिन रूल, हमने कहा है मैक्सिमिन रूल बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको दो यदि चॉइस दिया जाए तो आप उसमें से उसको नहीं चुनते हैं जिसमें कि आपको बेस्ट आउटकम हो, आप उसको चुनते हैं जिसमें जो सबसे खराब आउटकम है वो कितना कम खराब है। ये एक रैशनल एक्टर हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है कि जो हमारा सबसे खतरनाक चॉइस है, मतलब सबसे खतरनाक जो आउटकम हो सकता है वो, जैसे मान लीजिए आपको दो ऑप्शन दिए जाए कि एक में आप यदि जीतोगे तो 100 करोड़ मिलेगा, लेकिन आपकी जो है उसमें दोनों आंख फोड़ दी जाएगी यदि आप हारोगे तो। एक में आपको 10 करोड़ मिलेगा लेकिन आपकी जो है दोनों, एक टांग तोड़ दिया जाएगा। तो आप किसको चुनोगे? इसमें तो 100 करोड़ है आउटकम, यदि आप जीतते हो तो इसमें केवल 10 ही करोड़, लेकिन इसमें केवल एक ही टांग के टूटने का खतरा है या दोनों आंख चला जाएगा, कोई इसको सेलेक्ट करेगा? नो। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमिन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मैक्सिमिन रूल। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ रॉल। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर जो है, ये जो नॉजिक के, रॉबर्ट नॉजिक की इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसका सेकंड प्रिंसिपल है, जहां फर्स्ट है जस्ट एक्विजिशन इन द इनिशियल पोजीशन, देन जस्ट ट्रांसफर एंड रेक्टिफिकेशन, थ्री प्रिंसिपल पे एक्ट करता है इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसलिए ये ऑड वन आउट है, इजी क्वेश्चन। 119 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट? ये आपको बहुत परेशान कर सकता है लेकिन इसको थोड़ी बहुत समझिए। मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट का मतलब है जहां स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, मींस माना जाता है, अपने आप में कोई एक इन एक ऑर्गेनिक चीज नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है, लाइक दैट। तो स्टेट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ विल जो है, ये एक मोरल आइडियलिस्ट थ्योरी है। टीएच ग्रीन जैसे या अर्नेस्ट बर्कर जैसे लोग, कि पीपल के जो विल का ये मैनिफेस्टेशन है, लाइक जैसे रूसो सोच सकते हैं।
तो ये जो है मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट नहीं है। स्टेट यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइप के हो जाता है, लेकिन स्टेट जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिकंसिलेशन है। इंटरेस्ट का मतलब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट। स्टेट एक रियल पर्सन नहीं है, जुरिडिकल पर्सन है, जैसे कंपनी होती है वो। स्टेट इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ये एक तरह का मीन्स है। ये सब जो है मैकेनिस्टिक व्यू है, तो ये नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस पे देखेंगे नेट पे तो आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया। In which of the following addresses Abraham Lincoln used the famous phrase government of the people, by the people and for the people? डेमोक्रेसी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन, यहाँ क्वेश्चन पूछा उन्होंने किस भाषण में ऐसा कहा, वेरी डिफिकल्ट। ये गेटिसबर्ग एड्रेस 1863 में कहा, एक बार के लिए याद कर लीजिए। यहाँ पे जो मैच करना है ये बहुत आसान है, क्योंकि आपको पूरे जो 9-10 जो सेक्रेटरी जनरल उनका पीरियड याद होना चाहिए। आपको पता है दैग हैमर्सकॉल्ड सेकंड थे, और 1956 में होता है सुएज कैनल, तो उन्हीं के टाइम में हुआ होगा ये सब। बाद में तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूथांड जो है वो 61 से 71 सबके टाइम में होते हैं, तो वहां पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ होगा। जेवियर पेरेस डी कुलर जो हैं, ये कोफी अनान आपको पता होना चाहिए कि 2000 सबके 96 2000 96 के बाद आते हैं, 2001 जिसमें कि एमडीजी हुआ था। तो वहां पे जो है यूएस लेड इन्वेजन ऑफ इराक हुआ होगा। तो आप इतने ज्यादा आपको मिल गए कि आप इसमें आराम से खोज सकते हैं। क्योंकि इसका सही ये है, लेकिन आप किसी एक से पकड़ के एक दूसरे आपको मिल जाएगा। 122 देखिए, द पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग बेनिफिट बाय वर्किंग विद इन द हेजोमोनिक सिस्टम रादर देन एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट अपोज द हेजोमोनिक पावर इज कॉल्ड। अब इसको मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिए। आप हेजोमोनिक पावर को ट्रम्प समझ लीजिए, और अभी स्टेट कैसे सभी पूछ हिला रहे हैं सभी नेशन, ये देखिए। द पॉलिसी ऑफ गेनिंग बेनिफिट्स बाय वर्किंग विद इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन engaging in activities that opposes the Trump एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड। तो ट्रम्प को नाराज नहीं करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, बस उसको खुश करना है। इस टाइप का पॉलिसी क्या होता है, इसको कहते हैं बैंड वैगन स्ट्रेटजी। आजा मेरी गड्डी में बैठ जाए, ये वाली बात है। मतलब भाई जैसा हेजोमनिक बोले बस वही करते चलो। इसका जो अपोजिट है वो बैलेंसिंग स्ट्रेटजी है, बैलेंस ऑफ पावर। कि जैसे इंडिया मान लीजिए अभी ट्रम्प को बैलेंस करना चाहे, तो रसिया चाइना के साथ में ट्रोइका बना ले। तो रसिया चाइना इंडिया यदि मिल जाए तो अमेरिका को थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन इसके बजाय यदि इंडिया बोलेगा भाई देखो इसको गुस्सा मत दिलाओ, ये तो बहुत अजीब पागल आदमी है, इसके साथ ही हो लो, इसको खुश कर लो। तो वो बैंड वैगन स्टडी, अभी सभी बैंड वैगन स्टडी सबसे जो दिखता है वो यूरोप दिखता है, कि कैसे वो जो है बिल्कुल ट्रम्प को खुश करने में लगी हुई है। इनफैक्ट यहाँ तक मतलब ट्रम्प अजीब टाइप के, वो तो यहाँ तक उन्होंने बोल गए कि मोदी जी वांट्स टू प्लीज मी बिकॉज ही नोज आई एम अनहैप्पी। तो मतलब वो एक पर्सन को हैप्पी अनहैप्पी, लेकिन ये बात उसी टाइप की बात है। बैंड वैगन स्ट्रेटजी वही है, इससे आपको याद रख सकते हैं। Which one of the following committee is not associated with electoral reforms? अब ये इसमें मतलब आप क्वेश्चन मार्क में कर रहा हूँ, क्योंकि जीवन रेड्डी कमेटी तो बहुत ही फेमस है इलेक्टोरल रिफॉर्म की। जयप्रकाश नारायण कमेटी, इसको हम तारकुंडे कमेटी कहते हैं। तारकुंडे कमेटी ये भी फेमस है, जयप्रकाश नारायण जी ने इसको सेटअप किया था 1974 में। वोहरा कमेटी 1993 में बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद की गई थी, कि क्रिमिनल पॉलिटिशियन का जो और ब्यूरोक्रेट का जो नेक्सस है उसको उजागर करने के, उसमें भी इलेक्टोरल रिफॉर्म की काफी बातें थी कि ये डिक्रिमिनलाइज होनी चाहिए। सत्यनारायण राव कमेटी जो मैं नेट पे खोज पाया हूँ, ये राजस्थान कैपिटल इंक्वायरी कमेटी थी, तो ये ऑड वन आउट है, तो इसको देख लीजिए। 124 देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस पहले होता क्या है समझिए। आ, ये सब जो है इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है। ये सब बहुत ही टेक्निकल या लीगल टेक्निकल फ्रेज है। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस ये बेसिकली ये कहता है कि फेडरल यदि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कि भाई ये स्टेट का ये मैटर होना चाहिए। मतलब स्टेट ने जो लॉ बना, मान लो कोई कंकरेंट लिस्ट में कोई मैटर है लिस्ट में, और उसमें स्टेट ने भी बना दिया कानून और सेंटर ने भी, और कोर्ट में चले गए दोनों लड़ते हुए कि मेरी कानून जो है वो लागू होनी चाहिए या सुपरसीड करनी चाहिए, सेंटर कह रहा है मेरी होनी चाहिए। तो इसमें पीथ एंड सब्सटेंस देखेगा कोर्ट कि ये जो मैटर है वो रियली
किससे ज्यादा करीब है, स्टेट से ज्यादा पर्टेन करता है कि सेंटर से करता है। यही पीथ एंड सब्सटेंस है। जिससे ज्यादा पर्टेन करता है उसका लॉ जो है चलेगा, प्रिवेल करेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। द डॉक्ट्राइन सेज वेयर द क्वेश्चन अराइजेज इन डिटरमिनिंग वेदर ए पर्टिकुलर लॉ रिलेट टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेंशन इन वन लिस्ट और अदर, द कोर्ट लुक्स टू द सब्सटेंस ऑफ द मैटर, और जो जिसके पास होता है वो जाता है। ये भी सही है, सबको पढ़ लीजिएगा, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे एक फैक्चुअल एरर इन्होंने दिया है कि ये जो डॉक्ट्राइन है इंडिया में 1970 में जो है स्टैब्लिश किया गया। नो, ये डॉक्ट्राइन 1950 में ही स्टैब्लिश हो गया था। ये सब कुछ केसेज हैं जिसमें कि पीथ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्राइन कोर्ट ने यूज किया फैसला करने के लिए। 125 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग वेरियस ट्रीटीज एंड साइनिंग ईयर। तो ये सब तो रट लीजिए कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972, केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993, कितनी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कई जगह यूज हो जाएगा। ओपन स्काई ट्रीटी जो है ये यहाँ गलत इन्होंने दे दिया, ये 1992 है। बाद में लागू 2002 में होता है, और इसका मतलब आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, ये भी सही है। तो आपको तीन तो आपको सही दिया है, चौथा भी आपको याद हो जाना चाहिए, 1992। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्टेन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भूटान रिलेशन। इसमें पहला ही स्टेटमेंट उन्होंने आपको आसान कर दिया है। भूटान इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव होगा, टू रिसीव द कोविशील्ड वैक्सीन। इट इज द फर्स्ट कंट्री, इट इज नॉट कि नॉट, ये गलत है। बाकी ये तीन एकदम बिल्कुल सही है, ये भी पढ़ लीजिए। इंडिया ने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत भूटान को दिया था कोविशील्ड, और वो भी फर्स्ट नेवर था जिसको इंडिया ने फ्री में कोविशील्ड दिया। यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट 7E प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है, जो कि बहुत छिपा हुआ है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 7E प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। मतलब कि एजुकेशन के फील्ड में जो है इन्होंने 3 स्टेट को नीति आयोग ने चुना। वो स्टेट थे झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। वहां पे असेसमेंट किया कि बच्चे कैसे लर्न कर रहे हैं और उसको कैसे आगे अच्छा किया जा सकता है। यहाँ पे गलत आप देखिए, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश लिख दिया है, जो कि 3 स्टेट गलत है। इसका मतलब ये सही है, तो उसको पढ़ के आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ मैच करना है। ये क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129। अब ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन से आप कुछ कुछ निकाल सकते हैं। वैसे तो ये जानना बहुत डिफिकल्ट है कि यूएस के फेडरलिज्म में बहुत सारे फेजेज आए हैं। कभी वो डुअल फेडरलिज्म के तौर पे दिखा है, जहां पे कि एकदम बिल्कुल सेंटर स्टेट जो है अलग अलग काम करते हुए दिखते हैं। उसको वहां पे लेयर केक फेडरलिज्म कहा गया है। मतलब कि एक लेयर स्टेट का है और दूसरा लेयर सेंटर का है। तो ये मतलब कि जहां पे कि एकदम क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है। ये जो है काफी पहले 1789 से 1901 तक चला। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चला। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में दोनों मिल के काम करते हैं, मतलब इंटरट्वाइन होता है दोनों का एक्टिविटी। इसको मार्बल केक फेडरलिज्म कहा जाता है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, मार्बल केक फेडरलिज्म। तो ये मतलब बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव है, जो इंडिया में भी करने की कोशिश की जाती है। क्रिएटिव फेडरलिज्म जो है 1960 से 68 के बीच में, इसको लैंडन बी जॉनसन की ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम से जोड़ा जाता है। जहाँ पे कि क्रिएटिव फेडरलिज्म मतलब कि सेंटर बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेता है। अभी इंडिया में भी आप देखेंगे तो शायद क्रिएटिव फेडरलिज्म का दौर जैसा दिखता है। कंटेम्प्रेरी फेडरलिज्म जो 1970 से 1997 तक आता है, जिसको कि न्यू फेडरलिज्म भी कहते हैं, ये रेगन ने स्टार्ट किया था। जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, मतलब स्टेट को काफी ज्यादा जो है पावर दे दिया जाता है, डिवॉल्व किया जाता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है। अब इसको यहाँ तो पूरा मैंने दे दिया है, तो मैच कर लीजिएगा, बट वेरी वेरी डिफिकल्ट। 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द 4 पीरियड्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम एज पर इमैनुअल वॉलस्टीन। इमैनुअल वॉलस्टीन की जो बुक है द वर्ल्ड सिस्टम, वो उसको तो जरूर याद रखिए। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी, जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है। तो इसका जो 4 फेजेज है मैंने यहाँ पे दे दिया है। उसमें से मर्केंटाइल आएगा, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन आएगा, कंटेम्प्रेरी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर कोर पेरीफेरी स्ट्रक्चर। ये जो मास कंजम्पशन कहीं नहीं आता है। ये डब्ल्यू रोस्टोव के जो 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका जरूर एक पार्ट है। Dissolution is the pivot which genuine parliamentarism revolves। मतलब कि डिसोल्यूशन मतलब कि कितने पावर आप जो है आप नीचे जो है देते हैं। डिसोल्यूशन, 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 और या डिसॉल्व हो जाना हाउस का, मतलब जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज कर जाए। आई डोंट नो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये इतना अकवर्ड है कि मैंने सीधा आंसर दे दिया है। आपको रटना है रटो या आरआईपी कर दो, रेस्ट इन पीस, भूल जाओ। Who among the following thinkers explains liberty as a tridike relation? इजी, क्योंकि कितने बार ही हम लोगों ने चर्चा किया है। जेराल्ड मैकुलम, उन्होंने ये कहा कि हम इसको ना ट्राइडिक, थ्री रिलेशनशिप पे जान सकते हैं। ट्राइडिक रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट जो कुछ करना चाहता है या कुछ बनना चाहता है, कुछ कंस्ट्रेन है उसको जो उसको कुछ बनने या कुछ करने से रोकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल कंस्ट्रेन, और कुछ पर्पस है जो वो एजेंट या तो करना चाहता है या बनना चाहता है। सो एजेंट इज कंस्ट्रेन्ड बाय वाई टू डू और बी जैड, जो पर्पस है। तो एजेंट, कंस्ट्रेन एंड पर्पस से हम किसी भी तरह के लिबर्टी को दर्शा सकते हैं, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव। जेराल्ड मैकुलर। 133 देखिए, हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सभी स्टूडेंट इसको जानते हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर 108 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट सिटिंग को पार्लियामेंट के चेयर करते हैं। यदि स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यदि वो भी ना हो तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा करते हैं, और यदि वो भी ना हो तो कोई भी मेंबर जो सभी मिलकर चुन ले। सो इट इज डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। डॉक्टर सुहास काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस किससे रिलेटेड है? वेरी वेरी डिफिकल्ट, सीधा जान लीजिए, लेकिन ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2018 में ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का मिसयूज रियली हो रहा है, इसलिए उसमें उन्होंने काफी सारे बंदिशें लगाई। क्योंकि कई बार ना ये जो एक्ट है इसको वर्क प्लेस पे काफी मिसयूज करने की भी घटना आती है, जहाँ पे कि एस सी एस टी कम्युनिटी के जो सबॉर्डिनेट होते हैं अपने सुपीरियर पे, यदि सुपीरियर से उनका किसी तरह का तनाव हुआ तो कह देंगे कि ये तो ऊंची जाति के हैं, इन्होंने मुझे जो है जाति सूचक शब्द कह दिया एंड ऑल। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें रक्षा बहुत कम है, आपको सीधे जेल होती है और फिर बहुत परेशान होते हैं। इससे जो है ऑफिस में इंडिसिप्लिन भी होती है। इन सब के चलते ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेफ गार्ड होना चाहिए उन ऑफिसर का जिसके अगेंस्ट में आरोप लगाए जाते हैं सबॉर्डिनेट के द्वारा या कुलीग के द्वारा। लेकिन बाद में इस पे कंट्री में इतना हंगामा हुआ, और आपको पता है कि वोट बैंक की राजनीति में सरकार भी डर जाती है। फिर सरकार एक कानून लेके आई जिस जो कि इस केस के इफेक्ट को बाईपास करती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से डर करके पीछे हटी, और वो भी जो है उन्होंने भी इसको सुधारा। अब डरना वर्ड हो सकता है गलत हो, मतलब जो भी उन्होंने विचार किया, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 137 के तहत अपने ही जो डिसीजन है उसको रिव्यू कर सकती है। उन्होंने भी रिव्यू किया, मतलब सभी सिस्टम के जो सभी पार्ट, जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, सभी ने कॉशस अप्रोच लिया इसमें। और ये जो एक लैंडमार्क जजमेंट था जो शायद हो सकता था कि इसको और फेयर और जस्ट बनाता है इसको, उसमें वो बन नहीं पाया। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज डायरेक्शन टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। यहाँ पे आपको जो है कई और केसेस याद आने चाहिए, लाइक साहबानों केस, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट एक लैंडमार्क जजमेंट देती है और बाद में सब झुक जाते हैं डर के मारे, समाज में जो हंगामा होता है, और फिर एक एक्ट बना के उसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बाईपास करने की कोशिश की जाती है। यहाँ आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कोर्ट के कई जो निर्णय होते हैं वो पार्लियामेंट एक्ट बना के बाईपास करती है। गोलकनाथ केस के डिसीजन को याद कीजिए। अभी हाल में जो दिल्ली गवर्नमेंट के सर्विसेज को लेकर के हुआ या इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव को लेकर हुआ, इन सब में पार्लियामेंट ने एक्ट बना के सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन थे उसको एक तरह से नलीफाई किया। In which case the Supreme Court observed that the objective specified in the preamble contain the basic structure of our constitution which cannot be amended in the exercise of the power under article 360 of the constitution। ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब मुझे लगा, क्योंकि इसका वैसे तो आंसर एक ही हो सकता है, केशवानंदा भारती, बाकी इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन 73 में यदि ऐसा कहा गया तो 1976 में फिर अमेंडमेंट कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का अमेंडमेंट हुआ, उसमें 3 वर्ड इंसर्ट किए गए, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो कोर्ट ने फिर क्यों उसको मान लिया? इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ कि सही फ्रेम भी है कि नहीं। ये अलग बात है कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये माना कि प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। John Mercier has explained various reasons for the failure of the collective security. Which of the following is not part of it? ये आप जस्ट पढ़ेंगे तो आप इसको टिक कर देंगे, क्योंकि यहां तक आते आते अब देखिए, डेमोक्रेसी विल बी वेरी ईगर टू ज्वाइन कलेक्टिव एक्शन बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट सॉवरेंटी। ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी में ज्वाइन कर लेंगे?
इनफैक्ट डेमोक्रेसी में डिसीजन और भी डिले होती है, क्योंकि आपको रेफरेंडम और इस तरह से लोगों का मत लेना पड़ता है, विपक्षियों का मत लेना पड़ता है। डेमोक्रेसी कभी बहुत स्विफ्ट एक्शन नहीं, डिसीजन नहीं ले पाती है। इसलिए ये गलत है, बाकी तीनों को पढ़ लेना, ये सही है। जॉन मैसेमर जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो एक फ्रेज भी देते हैं, वन फॉर ऑल फॉर वन। और इसी कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे जो है, पहले लीग ऑफ नेशन, अभी यूनाइटेड नेशन बेस्ड है। नाटो जैसी संस्थाएं भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, आपको पता है ये रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ ने इस बुक में इसको प्रपोज किया था, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन, जिसमें ये तीन बातें कही जाती हैं कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, डिसीजन मेकिंग में, इश्यूज को निपटाने में। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो इंटरेक्शन होते हैं, कई लेवल पे होते हैं, और उसमें कोई हिरार्की ऑफ मैटर्स नहीं होते हैं, लो एंड हाई पॉलिटिक्स दोनों डिस्कस होते हैं। लेकिन ये कहना है कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स एज ए टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट, तो नो नो है, इस तरह की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। इजी क्वेश्चन। 138. Which of the following is not an agreement signed between the USA and Russian Federation to control arm race between them? तो ये सब किया गया था, न्यू स्टार्ट और स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट टू, स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी 2002, सबका डेट भी देख लीजिए। सॉरी, लेकिन ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं TPNW। ये तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बैक्ड एक जो है यूनिवर्सल जो है एंटी न्यूक्लियर जो है ट्रीटी थी, कि हम लोग सब जो है उसको एक तरह से प्रोहिबिट करें न्यूक्लियर वेपन। किसी ने इसको नहीं माना, एक तरह से ये बेकार ही पड़ी हुई है। तो ये तो दोनों के बीच का मामला है ही नहीं, तो इसलिए ये ऑड वन आउट है। 139, देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि मोदी जी ने COP26 जो ग्लासगो में हुई थी, वहां पे उन्होंने 5 प्रिंसिपल दिया था, जिसको उन्होंने पंचामृत कहा था, 5 अमृत, 5 नेक्टर, जो कि इंडिया का जो अपना क्लाइमेट एक्शन है उसको प्रेजेंट करता है। उसमें उन्होंने ये सारी बातें कही थी कि इंडिया 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करेगा 2030 तक। 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है नॉन वो रिन्यूएबल से आएगी, और रिडक्शन हम अपने कार्बन इंटेंसिटी में करेंगे, या एनर्जी इंटेंसिटी कह लो, वो हम करेंगे। तो यहाँ पे जब कार्बन इंटेंसिटी को एनर्जी इंटेंसिटी आप कह दो तो ठीक है। ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% 2030 ओवर, तो ये आप कार्बन के बजाय एनर्जी दोगे तो ये सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सही है। अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2030, ये भी सही है। इसके अलावा पांचवा इन्होंने कहा कि टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन से हम रिड्यूस कर देंगे बाय 2030। तो यहाँ पे केवल एक गलती हो सकता है कि इन्होंने कार्बन इंटेंसिटी लिखा है, जिसको कि एनर्जी इंटेंसिटी आप कह सकते हैं। बट अदरवाइज ये सभी सही हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन गलत भी हो, यदि आप कार्बन और एनर्जी को एक ही सब्जेक्ट हो, लेकिन नहीं भी समझ सकते, इस बेसिस पे थर्ड गलत हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी एंड एनालिसिस ऑफ चेंजिंग स्टेट सोसाइटी रिलेशन, ये तो आप जानते हैं, तो जानते हैं, लेकिन अतुल कोहली की इस बुक को जरूर आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे जो रजनी कोठारी है उनकी ये बुक देखिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, रट लीजिएगा। रामचंद्र गुहा की ये दो बुक को जरूर रटिए, हर जगह पूछा जाता है। और बीक्यू पारेख की इस बुक को तो कहीं भूल नहीं सकते, अभी भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। Who among the following was the chairman of the Official Language Commission of India? ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जानना चाहिए आपको कि बीजी खेर जो है इस कमिटी के चेयरपर्सन थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट शुड नो। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने क्रैक केवल इसलिए कर लिया, आप भी कर सकते हैं, यदि आपको यूरुग्वे राउंड याद हो। यूरुग्वे राउंड जो गैट की थी, WTO से पहले उसका जो पुराना अवतार था उसको गैट कहते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। और वो डिफरेंट राउंड ऑफ टॉक होते थे जो दसों साल चलते थे, आप देख सकते हैं। 80 से 94 तक जो है 15 साल तक चलता रहा था उरुग्वे राउंड, और इस राउंड में ही ये फैसला लिया गया कि अब नया रूप में WTO आएगा विद न्यू न्यू काइंड ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 1995 में WTO आ गया, इसलिए ये डेट को लोग याद रखते हैं कि 1994 तक चला था। यदि आप भी मेरी तरह इसको याद रखते हैं तो डी का 3 आप देखो, और एक ही में डी का 3 और ये क्रैक हो जाता है। इसके चलते आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
is not a category of subsidiary motion. अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है पार्लियामेंट्री पार्लेंस में। सब्सिडियरी मोशन ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग कोई मोशन पे अमेंडमेंट लाया जाए, उसको सुपरसीड किया जाए या उससे जुड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ पे तीनों है। लेकिन सेंसर मोशन एक अलग ही सब्सटैंटिव मोशन है, जो कोई पुराने मोशन से रिलेटेड नहीं है, जिसमें कि सरकार की तीखी आलोचना की जाती है। सेंसर मोशन यदि पास हो गया तो एक तरह सरकार पे खतरा हो जाता है कि सरकार के अगेंस्ट में, जो सेंसर करने का मतलब है कि आप किसी को दूसते हैं, मतलब आप उसको बिल्कुल कहते हैं कि आपने ये गलत किया, डांट लगाते हैं। 144 देखिए, करेक्ट पेयर जो है ये कहा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल और ये एक्ट जो बना, ये दोनों मैच करता है डीपीएसपी का। तो यहाँ यदि आप देखेंगे, आपको याद रखना चाहिए सारे डीपीएसपी के आर्टिकल को, उसमें क्या है। मैंने हमेशा कहा 10-12 ही है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो आर्टिकल 42 में जो है, यहाँ पे देखिए, प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये है। तो ये, और उससे जो है मैटरनल बेनिफिट एक्ट 1961 आती है। इसका मतलब ये दोनों सही है। आपको चूंकि एक ही खोजना है, इसका मतलब ये सब गलत होंगे। जैसे आर्टिकल 40 जो है वो विलेज पंचायत से रिलेटेड है, तो यदि पंचायती राज यदि आर्टिकल 40 के साथ जाता तो शायद ये सही हो जाता है इस तरीके से। जैसे आर्टिकल 43 जो है और अलग बातों से होगी, इन सब से उसका नाता नहीं होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म? ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, कई बार आप कंफ्यूज कर सकते हैं। जनरल गोल में यूनिटी होनी चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए या नहीं, प्रेजेंस ऑफ ए लिंक लैंग्वेज हो तो अच्छा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी क्यों होनी चाहिए? कोई ये भी कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी होने से जो है, एक ही तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होने से जो है अच्छा चलेगा फेडरलिज्म। कई लोग कह सकते हैं नहीं, ये तो डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है, तो क्यों होना चाहिए? इसके चलते ये क्वेश्चन कठिन हो गया है। कई जगह आपको मिलेगा कि ये जो है गलत ऑप्शन है, कई जगह मिलेगा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कई जगह में ये मिलेगा। लेकिन चलिए ठीक है, अपने पर्पस के लिए हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी छोड़ के बाकी ये तीनों सपोर्ट करते हैं। यहाँ पढ़ लीजिएगा। Who among the following argue that public service rather than sovereignty is the essential characteristic of the state? मतलब स्टेट जो है वो सॉवरन है, यही उसका मेन फीचर नहीं है। स्टेट बना है पब्लिक सर्विस के लिए। ये कहने वाले जो हैं डिफिकल्ट, लियोन ड्यूगिट हैं। इनकी जो बुक है, इन्होंने काफी पब्लिक सर्विस पर लिखा है, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, लॉ इन द स्टेट। ये दो बुक याद कर लीजिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन। 1940 147 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड टू सिटीजनशिप इन इंडिया? जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि वाह, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इफ ए पर्सन वॉलेंटरली एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट, ही विल रिटेन हिज इंडियन सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 9। नो, हम डुअल सिटीजनशिप नहीं देते हैं। और यहाँ उल्टा लिखा है, वो यदि आप वॉलेंटरली इंडियन कोई दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म की जाएगी। ये आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। तो बाकी इसका मतलब ये तीन सही है, इसको पढ़ लीजिए। Read the following statement carefully. On the economic front, fascism is essentially a pro-capitalist ideology. Certainly a pro-capitalist ideology. ये बिल्कुल सही है। फासिज्म जो है अगेंस्ट कम्युनिज्म होता है, सोशलिज्म होता है, और वो काफी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, तो प्रो कैपिटलिस्ट होता है। An important feature of fascist economy is establishment of a corporatist state. कॉरपोरेटिज्म जो है वो हेगल ने इसको कॉन्सेप्ट को दिया था। कॉरपोरेटिस्ट स्टेट वो होते हैं जो जितने सिविल सोसाइटी के एसोसिएशन होते हैं उसको लगभग स्टेट का पार्ट बना लेते हैं, स्टेट का एक्सटेंडेड आर्म। कुछ भी स्टेट के बाहर नहीं छूटता है। जैसे लेबर एसोसिएशन स्टेट का पार्ट बन जाते हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशन, किसान एसोसिएशन, सब जो है उसके पार्ट बन जाते हैं स्टेट के। इसको कॉरपोरेटिज्म कहते हैं। ये फासिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 149 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो इसमें से ये इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, एस हिलमैन बोलते हैं पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड व्हाई। जबकि आप एक नजर देखेंगे तो आप बोलेंगे तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि ये तो हैरोल्ड लासवेल ने कहा है, हु पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। लेकिन आप यहाँ देखिए, हाउ को उन्होंने वाई कर दिया है। और फिर आपको मिलता है नेट पे कई जगह के एस हेलिमैन ने इसको एक्सप्लेन करते हुए हाउ को हैरोल्ड लासवेल के ही स्टेटमेंट को वाई किया था, इसलिए ये सही है।
गार्नर जो है यहाँ पे जो फाइनलिटी इज द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स खोज लीजिएगा आपकी किसने कहा है, लेकिन गार्नर की ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट, इसको याद कर लीजिए। एंड लास्टवेल का तो याद कीजिए ही और इसको भी पढ़ लीजिए, ये सही है। एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। Under which article a statutory authority cannot, in absence of the provision of a statute, be treated to be an agency of the state? मैं पढ़ हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे अनुसार से गलत है। ये कहती है कि कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो लॉ के अनुसार बनाया है वो स्टेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एज पर आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन है कि स्टेट जो है किसको कहते हैं। जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, डिपार्टमेंट हो या इवन लेजिस्लेचर हो, लाइक पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी को छोड़ दें तो जितने गवर्नमेंट के आर्म है इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर सभी स्टेट है एज पर आर्टिकल 12। यहाँ पे ये कहता है कि कोई भी अथॉरिटी जो लॉ से बनती है वो, ये जरूरी नहीं है कि वो स्टेट एजेंसी हो जाएगी तब तक जब तक कि कुछ क्राइटेरिया वो फुलफिल ना करे। आर्टिकल 12 के तहत वो स्टेट नहीं होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैंने खोजा कहीं भी इन आर्टिकल में इसका जिक्र नहीं है जो ये लाइन लिखी हुई, पता नहीं इन्होंने कहाँ से लिया है, मेरे अनुसार से गलत है। यहाँ मैंने सारे आर्टिकल दे दिए हैं सब। कुछ आर्टिकल्स में इसका बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल 13, 13(2) से ही जो जुडिशियल रिव्यू आई है। 13(1) जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स को बताता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लेना। और आर्टिकल 36 तो केवल कहता है कि पार्ट 4 के लिए स्टेट वही होगा जो पार्ट 3 के लिए आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। 33 जो है पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई की जा सकती है आर्म फोर्सेस, पारामिलिट्री फोर्सेस सबके लिए। तो ये सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें कहीं ये बात लिखी नहीं गई है। आई डोंट नो कि इन्होंने कहाँ से दे दिया है, लेकिन ऐसा होता है। आपने देखा कि इन्होंने एक बहुत टफ पेपर बनाया, दिस इज द लास्ट स्लाइड। इस टफ को बनाने के चक्कर में ये कई जगह ये गफलत में घिरे हैं, ऐसा होता है। एंड डियर स्टूडेंट, इस टाइप के पेपर में बहुत लो कट ऑफ जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। दूसरा, इस तरह का पेपर आपको गेस करने को मजबूर करता है, एलिमिनेट करने को मजबूर करता है, और कई बार तुक्का लगाने को भी। और आप सीधा ब्रूट नॉलेज से आप इस तरह के पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सेटर जो है उसने काफी रिसर्च करके ऐसे फैक्ट खोजे हैं जो आप ना जाने। तो ये जब जब सेटर इस तरह से तुल जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूछने वाला जो है ऑलवेज आपके सामने यक्ष प्रश्न जैसा रख सकता है जिसका कोई जवाब नहीं है। यदि वो ढूंढ ढूंढ के लाए ऐसे चीजों को तो आप कहाँ से करेंगे। उसी टाइप की ये पेपर है, बट आपको काफी नॉलेज ये देके जाती है आगे के एग्जाम के लिए जो अभी होने वाला है। गुड लक फॉर योर HTET एग्जाम। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं कि यूजीसी नेट की बैच, नेक्स्ट बैच कब शुरू होगी, तो वेट करें, इंतजार करें, देखते हैं, प्लान करेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग अपने पॉल्स एंड सेल्फ प्लेटफॉर्म पे। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो आप काफी संख्या में मेल भेजें जिससे कि हमें लगे कि इस बैच के लिए तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो हम लोग कुछ और भी सोच सकते हैं। लेकिन यदि आप CUET PG दे रहे हैं 2026 तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं स्टार्ट हुए, और सारे जो प्रीवियसली मॉक और लेक्चर सभी रिकॉर्डेड और सभी लाइव जो है आपके लिए अवेलेबल है, कुछ भी आप लूज नहीं करते हैं किसी भी टाइम ज्वाइन करने पे। तो यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्टर करें, मेल, नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे। और आप मुझसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल इन सब प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आइए अपने सवाल पूछिए और मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की। और आज जो मेरे स्टूडेंट यूजीसी नेट की एग्जाम दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या इंटरनेशनल रिलेशन में, उन सबको गुड लक। और आप अपने क्वेश्चन को शेयर करें। यदि आप पॉलिटिकल साइंस के अलावा किसी और सब्जेक्ट का दे रहे हैं तो काइंडली सब्जेक्ट का नेम बताएं, तभी करें। और जो सबसे अधिक क्वेश्चन रिकॉल करेंगे उनको डेफिनेटली एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। आप जानते हैं, वो हो सकता है कि आपको मेंबरशिप जो है अगले बैच का फ्री मिल जाए। ओके देन, मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, बाय।